हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एवर रेडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि 115 साल पुराना ब्रांड है। 1905 में लॉन्च हुआ था ये ब्रांड एंड मेनली बैटरीज में डील करता है एंड बाकी भी इसके काफी सारे बिजनेसेस है। इसके बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा फाइनेंस के बारे में भी देखेंगे कंपनी के कि ये स्टॉक्स कितना अच्छा है या कितना बुरा है। पहले एवरेडी का नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड हुआ करता था एंड ये एक बेसिकली फ्लैगशिप कंपनी है बीएम खेतान ग्रुप की। एंड अब इसका नाम, जैसे हम सबको पता है, एवरेडी है एंड काफी पुराना नाम है, सब बचपन से जानते हैं इस। एंड कभी ना कभी इसकी बैटरी या कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हमने यूज करा ही है। मेनली बैटरी सबने यूज कर रखी होगी इसकी। तो हम सबको पता है कि एवरेडी की बैटरी आती है एंड इसके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ स्मॉल अप्लायंसेस जैसे कि प्रेस एंड ऑल दैट अप्लायंसेस, लाइट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी आते हैं इसके। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंटली फ्लैश लाइट आती है इनकी, जो कि काफी बिकती है। प्लस ये टी एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम्स में भी डील करते हैं। पर अगर बात करी जाए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू का जो इनका शेयर है वो आता है बैटरी से। अप्रोक्सीमेटली 59% बैटरी से आता है एंड उसके बाद लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी से आता है, जो कि 19.5% है। फ्लैश लाइट से एवरेडी का रेवेन्यू आता है 13.5% एंड जो स्मॉल अप्लायंसेज है उनका सेगमेंट ज्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट करे हुए, उसका बेसिकली 5% रेवेन्यू के अंदर शेयर होता है। बाकी टी का शेयर बहुत ही कम है, 2.3% एंड कॉन्फेक्शनरी का शेयर बहुत ही कम है, 0.3% है। ये था बेसिकली कंपनी कितना रेवेन्यू कमाती है किस चीज से। और मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट शेयर जो इनका फ्लैश लाइट के अंदर है वो 75% मार्केट शेयर है इनका फ्लैश लाइट के अंदर। बेसिकली फ्लैश लाइट अब ज्यादा कंपनीज नहीं बनाती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेसिकली ये कंपनी बहुत बड़ी है फ्लैश लाइट के अंदर, चाहे जितनी भी डिमांड हो, ये 75% मार्केट शेयर है इनका ऑर्गेनाइज सेक्टर में, मैं कहना चाहूंगा। एंड बात करें कि ड्राई सेल, जो कि ड्राई पेंसिल सेल हम देखते हैं AA, AAA टाइप के, या कोई भी बैटरी जो होती है ड्राई वाली, उसकी बात करें तो उसमें 50% मार्केट शेयर है इनका। एंड मोस्टली इनकी मार्केट इंडिया ही है, इंडिया के बाहर इनकी बहुत ही कम सेल है, 6-7% इंडिया के बाहर है, बाकी 94% के अराउंड इनकी इंडिया के अंदर ही सेल है। हाँ, तो अब अगर कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो कंपनी इस वक्त 185 रुपीज पे ट्रेड कर रही है एंड मार्केट कैपिटल है 1350 करोड़ रुपीज का एंड कंपनी की बुक वैल्यू है 76 रुपीज की। चलिए फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आए हैं। तो कंपनी बेसिकली दिसंबर 2019 के क्वार्टर से ही अच्छे रिजल्ट्स शो कर रही है एंड लॉकडाउन के क्वार्टर में, मतलब अप्रैल टू जून के क्वार्टर में भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया 25 करोड़ का। और अगर बात करें इस क्वार्टर की, सितंबर 2020 क्वार्टर की बात करेंगे तो 370 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाया है एंड प्रॉफिट की बात करें तो 58 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का इस रिसेंट क्वार्टर के अंदर। जबकि पहले की बात करें तो पहले कंपनी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती थी, 20 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट होता था, कभी कभी लॉस भी बुक करे कंपनी ने क्वार्टर्स में। लेकिन पिछले कुछ 4 क्वार्टर में देखने को ये मिला है कि कंपनी ने काफी अच्छे प्रॉफिट्स बुक करे हैं, 60, 70, 90 करोड़ तक के भी प्रॉफिट बुक करे हैं एंड इवन लॉकडाउन वाले क्वार्टर के अंदर भी 25 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है देखने में। एंड एवरेडी कंपनी का नाम तो हम सबको अच्छे से पता ही है, इसलिए अगर फाइनेंशियली देखा जाए और कंपनी का ब्रांड वैल्यू देखी जाए तो काफी अच्छा देखने में लगता है। पर चलिए कुछ और बारे में भी बात करते हैं, डिविडेंड की बात करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक स्टॉक को कंसिडर करने के लिए। ये मेरा ओपिनियन है, डिविडेंड जानना जरूरी है कि कंपनी देती है, क्यों नहीं देती, अगर नहीं देती तो कितना देती है, एंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितने % रिटर्न मिलेगा। डिविडेंड की परसेंटेज नहीं, डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज देखना भी काफी जरूरी रहता है। बट इस केस में 2018 के बाद से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। रिसेंटली अभी काफी अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हैं लेकिन नहीं दिया है डिविडेंड कंपनी। एंड प्रमोटर्स के स्टेक की बात करें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे हिसाब से, ये भी प्रमोटर्स का स्टेक एक टाइम पे 44% हुआ करता था, गिरते गिरते 30% पे आया, उसके बाद गिरते हुए
परसेंट स्टेक रह गया प्रमोटर्स का पिछले क्वार्टर में, एंड इस क्वार्टर की लेटेस्ट बात करेंगे तो 7% के अराउंड प्रमोटर्स का शेयर है पूरी कंपनी के अंदर। उसमें से भी 34% स्टॉक इनके प्लेज्ड है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं गिरवी रखे हुए, प्लेज कर रखे हैं पैसों के अगेंस्ट उन्होंने अपने 34% स्टॉक्स प्रमोटर ने, जो कि एक अच्छी बात नहीं है प्रमोटर्स की। एक तो इतनी कम होल्डिंग है कंपनी के अंदर, ऊपर से 34% उनके स्टेक प्लेज्ड है। यही एक रीजन हो सकता है डिविडेंड ना देने का। और बुरमन फैमिली की बात करें जो कि प्रमोटर्स है डाबर के, उनके स्टेक इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 20% है। बट उन्होंने बोला है, मोहित बुरमन ने बोला है कि कोई उनके प्लान नहीं है कंपनी को ओवरटेक करने के। जो ओरिजिनल प्रमोटर्स है वही कंपनी रन करते रहेगी, क्योंकि उनका मानना यही है कि ओरिजिनल प्रमोटर्स इतने सालों से चला रही है उनकी फैमिली, वो ज्यादा अच्छे से इस कंपनी को चला पाएंगी। कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है, अभी 200 करोड़ की कंटीजेंट लाइबिलिटीज है। अगर देखा जाए तो प्रॉफिट्स के हिसाब से लाइबिलिटीज काफी ज्यादा है, बट जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट अच्छे चल रहे हैं उस हिसाब से माना जा सकता है कि लाइबिलिटीज भी जल्द ही खत्म कर देंगे अपनी कंपनी की। अगर देखा जाए सेल्स तो करीब करीब सेम ही रही है पिछले क्वार्टर्स में, जब वो प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि उनके प्रॉफिट बढ़ गए? तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 5-6 के राउंड चलता था कंपनी का, उसके बाद गिर के डिप होके 3% हो गया था, एंड अब फिर से रीगेन कर लिया है कंपनी ने। 14-15 के अराउंड नेट प्रॉफिट मार्जिन रखा है, जो कि बहुत अच्छे मार्जिन है। अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली यही मार्जिन कंपनी रख पाई एवरीडे, अगर इसी मार्जिन पे अपने ज्यादातर नेट प्रोडक्ट्स बेच पाई और नेट प्रॉफिट 14-15% का बना पाई, तो डेफिनेटली ये कंपनी एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी बन जाएगी, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से तो ये कर पा रही है। आगे देखने वाली बात जरूर रहेगी कि आगे कैसे कर पाती है कंपनी ये सब चीजें, क्योंकि बेसिकली ये करती तो डील कंज्यूमर गुड्स में ही है। कंज्यूमर गुड्स में कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है, इसमें कोई बात है नहीं। इसलिए हो सकता है इन्होंने अपने ऑपरेशंस काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रखे होंगे, क्योंकि ये बैटरी के बिजनेस में तो इतने सालों से है ही। साथ में जो इन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट करे हैं उसमें भी इनका ठीक ठाक नाम हो गया है, ठीक ठाक परसेंटेज कमा लेते हैं ये उससे। एयर प्योरीफायर वगैरह भी इन्होंने लॉन्च करे हैं रिसेंटली, जो जिसकी आजकल इंडिया में देखने को बहुत ज्यादा डिमांड मिल रही है। तो ये तो मानने वाली बात है, कंपनी काफी स्ट्रांग निकल के आई है, इमर्ज होके आई है। इस टाइम पर कोविड के टाइम पर भी इन्होंने काफी ज्यादा अपनी अच्छी सेल्स, अच्छी नेट प्रॉफिट दिखाई है, अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड मेरी ओपिनियन हमेशा यही रहेगी, जब भी किसी कंपनी के या किसी स्टॉक्स की आप इन्वेस्टिगेशन करें तो डेफिनेटली उसके कंपनी के बारे में जानना, उसके प्रमोटर्स के बारे में जानना, एंड कंपनी क्या करती है फंडामेंटली, किस बिजनेस में डील करती है, वहां पे कैसे प्रॉफिट है, कौन उसके कॉम्पिटिटर है, ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। एंड साथ ही साथ उतना ही जरूरी है कंपनी के फाइनेंस को जानना, कि वो कितने पैसे कमाती है, कितना मार्जिन है, क्या डेट है उसके ऊपर कंपनी पे, कितने उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस है। ये सब चीजें जानना भी बहुत बहुत जरूरी है। कैश फ्लो के बारे में नॉलेज होना, अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो आप डेफिनेटली कंपनी को 100% ट्रू पिक्चर से नहीं देख पाएंगे, फिर आपकी एजम्पशंस प्ले करेगी जब आप स्टॉक्स खरीदोगे। एंड कभी भी किसी भी स्टॉक को खरीदने में अपनी एजम्पशंस नहीं लगानी चाहिए, आपको हमेशा पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि अगर कंपनी नहीं कमा पा रही तो क्यों नहीं कमा पा रही, अगर उसके कमा रही है तो क्यों कमा रही है। इस बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी तो कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर या नीचे होने से आपको बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। आप सोचोगे अगर शेयर बढ़ रहे हैं तो कंपनी अच्छी है, अगर शेयर के प्राइस गिर रहे हैं तो कंपनी बुरी है, जबकि ये ट्रू नहीं है। कंपनी के शेयर के प्राइस से कंपनी के अच्छे या बुरे होने का आप नहीं बता सकते, वो ट्रू पिक्चर नहीं देता। जबकि इसका उल्टा ट्रू है, अगर आपको कंपनी के बारे में अच्छे से पता होगा और आपको लग रहा है कि शेयर के प्राइस गिर रहे हैं, कंपनी के शेयर के प्राइस अंडर वैल्यूड हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप खरीदना चाहोगे उस टाइम पे उस कंपनी को, एंड आगे जाके फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो आप उस चीज से, अगर आपको ये सारी नॉलेज होगी। हमेशा की तरह इस बार भी रिकमेंड करूंगा कि कभी भी जो भी स्टॉक्स खरीदे उसकी अच्छे से रिसर्च करिए, खुद से कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता तो इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, अगर आपको समझ आता है तभी इन्वेस्टमेंट करिए किसी भी जगह पर। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेडिंग ना कीजिए।
खरीद बेच करने से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप खरीद के होल्ड करेंगे स्टॉक्स को तभी प्रॉफिट मिलेगा। डेफिनेटली कभी कभी टाइम आता है जब आप गलत खरीद लेते हैं, उसे बेचना भी जरूरी है टाइम पर, लेकिन आपकी मेंटालिटी इन्वेस्टमेंट वाली ही होनी चाहिए, ट्रेडिंग वाली नहीं होनी चाहिए। ये मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिट रहता है इन्वेस्टमेंट करना। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी और कंपनी के बारे में या किसी और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।